नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं रानी सिंह दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और मेरे साथ खबरों पर चर्चा के लिए सूरज ठाकुर हैं। आज राज्य में कई बड़ी खबरें हुई हैं, उन सब पर एक एक करके नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले अपर बाजार वाले मामले पर प्रकाश डालेंगे। आप सबों को मालूम होगा कि नगर निगम की टीम जो है अपर बाजार पहुंची हुई थी 17 दुकानों को सील करने के लिए। वहां विरोध प्रदर्शन हुआ, जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद सूरज क्या अपडेट आया है अपर बाजार मामले में? देखिए, जिस तरह की मांग की जा रही थी दुकानदारों की तरफ से कि जब तक ट्रिब्यूनल में मामला है तब तक दुकानों को सील ना किया जाए, तो उसी के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट ने जो है अपर बाजार में दुकानों को जो सील करने की कार्रवाई की जा रही थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। और ये कहा है कि ट्रिब्यूनल से पहले जो सुनवाई हुई है उसको लेकर वेट करना होगा। इसके बाद उन्होंने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है और समीक्षा करने के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा, जो दूसरी बड़ी खबर है। इसके अलावा जो बात ये कहा गया है कि वहीं एक मामला जो है हाई कोर्ट में दर्ज किया गया था, तो उन्होंने जब ये रोक लगा दी तो उन्होंने वो अपनी जो याचिका है वो वापस ले ली है। जैसा कि दुकानदार पहले ही कह रहे थे कि हमें नोटिस जो है बहुत शॉर्ट नोटिस दिया गया और इसके बाद ट्रिब्यूनल का फैसला आए बगैर वहाँ पर हमारा पक्ष जाने बगैर जो है जेसीबी भेज दी गई और इसके अलावा जो सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आप जानते हैं कि 500 से ज़्यादा की संख्या में दुकानदार वहाँ इकट्ठा थे और इस पर सियासत भी आज झारखंड में खूब हुई है। रांची विधायक जो है सीपी सिंह वो व्यक्तिगत तौर पर वहाँ पहुँचे, महुआ माझी पहुँची, समाज सेवी हैं, इसके अलावा कई और लोग जो चैम्बर के लोग होते हैं। इसमें चैम्बर अध्यक्ष जो हैं उन्होंने आज यही आग्रह किया था कि अगर यहाँ पर सील करने की कार्रवाई होती है अधिकारियों की तरफ से तो लोग वहाँ पर मौजूद रहें। दूसरी बात है कि दुकानदारों का ये भी तर्क था कि जब हमने यहाँ दुकानें बनाई या मकान बनाए उस समय निगम अस्तित्व में नहीं था, इतने पुराने हम लोग हैं, तो अगर नक्शा विवाद है कि हम पर ये आरोप अगर है कि नक्शा पास नहीं है तो अगर निगम ही नहीं था तो हम कहाँ पर नक्शा पास करा लेते, और इसी को लेकर ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। आपको ये बता दें कि नगर आयुक्त ने जो है वो अपर बाजार की, जो दर्शक नहीं समझ रहे हैं इस मसले को या अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि नगर आयुक्त ने अपर बाजार, रांची में जो अपर बाजार है उसमें 17 दुकानों और कई सारे घर हैं उनको सील करने का मतलब पहले तो 72 घंटे का नोटिस दिया था, इसके बाद सील करने का आदेश दे दिया गया था। इसके बाद ये है कि शुक्रवार को, जो बीता शुक्रवार है, इसमें दुकानदारों को नोटिस थमाया गया। इसमें कई तरह की दुकानें हैं, कपड़ा दुकानें हैं, बर्तन दुकान है, ज्वेलरी की दुकानें हैं और एक क्या कहें, एक रिहायशी इलाका है सघन बसा हुआ। तो आज उस मामले में कार्रवाई करने के लिए निगम की टीम पहुंची थी, लेकिन दुकानदार इकट्ठा हो गए, विरोध किया और फिर कई सियासी पार्टियों के लोग भी वहाँ मौजूद रहे, कई समाज सेवी वहाँ पहुँचे और इस कार्रवाई का विरोध किया। तो फिलहाल जो है हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, दुकानदारों का पक्ष, निगम का पक्ष सुन लिया नहीं जाता, तब तक दुकानें सील नहीं होंगी। जी, तो बिल्कुल इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यानी कि एक हफ्ते का टाइम मिल गया है। दुकानदारों में खुशी है, राहत है अभी क्योंकि ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो आने के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। अब बात करते हैं धनबाद की निरसा की। निरसा में एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। आज वहाँ के खुली कोयला खदान जो है उसकी चाल धंस गई है और हताहत की खबर है। कई लोगों की मौत की भी सूचना है और कई लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। अभी तक क्या रिपोर्ट्स, क्या अपडेट्स वहां से आ रहे हैं कोयला खदान? देखिए, जिस तरह से ये है धनबाद के निरसा में माइनिंग होती है तो वहाँ पर अवैध तरीके से उत्खनन भी होता है। जो आसपास के लोग हैं वो रोज वहाँ पर जाते हैं, कोयला निकालते हैं और फिर उसे स्थानीय बाजारों में बेचते हैं। तो आज जब वो लोग पहुँचे थे सुबह 9:30-10 बजे के करीब, वहाँ पर क्या हुआ कि जो बड़ा चाल है एक धंस गया। वहाँ पर किसी परियोजना के तहत एक काम चल रहा था, तो होता है ना कि वो वेटिंग पे रख दिया जाता है, बाद में मिट्टी भरी जाती है तो ऐसे चाल बन जाते हैं, वो पूरा धंस गया। और कहा जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे हैं, वो दब गए। अभी जो अलग अलग वेबसाइट्स, जो न्यूज़ वेबसाइट्स की खबर आ रही है, जो हमारे संवाददाता हैं, उसको लेकर थोड़ी अलग अलग तरह की सूचनाएं अभी आ रही हैं। पुष्ट जानकारी आने में समय लगेगा, जैसा कि आमतौर पर ऐसे हादसों में होता है।
जो भास्कर की रिपोर्ट है वो कहती है कि अभी तक 4 लोगों के शव मिले हैं, बाकियों की तलाश की जा रही है। कई वेबसाइट ऐसे लिख रहे हैं कि 3 लोगों का भी शव मिला है, बाकियों की तलाश की जा रही है। और जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं वो निश्चित रूप से डराने वाली हैं कि पूरा जो अफरा तफरी का माहौल है, एक बड़ी भीड़ वहाँ पर मौजूद है, प्रशासन की टीम तो वहाँ है ही, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं लोगों को निकालने में। तो अब तक की अपडेट यही है और लगातार जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, घायलों को या मृतकों को निकाला जाता रहेगा, उस हिसाब से नई नई अपडेट्स आएंगी और जो घटना एक समझ आएगी, जो फाइनल क्या है उस बारे में जैसी कोई अपडेट होगी तो हम वेबसाइट्स के माध्यम से या लाइव के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जी, मतलब ये क्या अवैध उत्खनन का मामला है? कैसे लोग वहाँ, कितने महिला पुरुष? देखिए कहा तो ये जा रहा है कि 200-250 की संख्या में प्रतिदिन वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, आप जानते हैं जहाँ भी माइनिंग होती है, आप गोड्डा जिले में अगर जाएं तो वहाँ ऊर्जानगर के पास जो ललमटिया का कोयला खदान है, अगर आप वहाँ कभी गए हों तो वहाँ भी आप देखेंगे कि स्थानीय लोग जो हैं साइकिलों में, बैलगाड़ी में या इस तरह से भी हाथ से भी नीचे से जाकर कोयला निकाल कर लाते हैं, बेचते हैं। ऐसा ही धनबाद पूरा माइंस का क्षेत्र है, तो वहाँ पर माइनिंग होती है और जो खुदाई होती है तो कोयला रह जाता है, तो कई लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, कोयला निकाल कर बेचते हैं। ऐसा होता आया है, तो प्रशासन को इस पर निगाह रखनी पड़ेगी। दिक्कत ये होती है कि जब इस तरह की कोई घटना घट जाती है, हादसा हो जाता है, तब प्रशासन की नींद खुलती है या सरकारों पर इस बारे में विचार होता है। लेकिन निश्चित रूप से जहाँ भी माइनिंग है, खासतौर पर ओपन माइनिंग जहाँ होती है, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है स्थानीय वहाँ पर चले जाते हैं। एक रोजगार का साधन, कई लोग कहते हैं कि कुटीर उद्योग की तरह एक तरह से उन्होंने बना दिया है कि वहाँ से कोयला निकालते हैं, स्थानीय बाजारों में बेचते हैं और उसी से घर चल रहा है। और पूरी की पूरी आबादी जो आसपास के जितने भी गांव हैं तो वहाँ के लोग पहुँचते हैं। महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है यहाँ पर, आमतौर पर ये देखा जाता है। तो इसीलिए भी घटना इतनी दुखद रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो भी बॉडीज़ निकाली गई हैं उसमें ज़्यादातर महिलाएँ हैं। तो अब देखना होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलता है। अभी रात भी हो गई है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी थोड़ी दिक्कत आती है, तो देखना होगा कि किस तरह से अपडेट्स आती हैं। और वैसे उम्मीद यही की जाएगी, प्रार्थना भी यही होगी कि कम ज़्यादा लोग हताहत ना हुए हों, जो घायल हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं। जी, तो ये धनबाद निरसा में ये दुखद हादसा घटा है। हालांकि अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है इसका एक निश्चित आंकड़ा सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले में ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने भी एक निश्चित आंकड़ा नहीं बताया है, उनको भी बस यही खबर हुई है कि हताहत की सूचना है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो कि अभी दुमका पहुंच गए हैं। कल जेएमएम की स्थापना दिवस है, थोड़ा इस पर अपडेट करें सूरज। कल जेएमएम का मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन अभी दुमका कल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का 43वां स्थापना दिवस है और हर साल जो उपराजधानी है दुमका, यहाँ पर स्थापना दिवस झामुमो मनाती आई है। तो इसी संबंध में कल भी वहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारियाँ जो वहाँ कर रहे हैं, जो स्थानीय विधायक हैं और मुख्यमंत्री के छोटे भाई भी बसंत सोरेन लगातार वहाँ बने हुए हैं। एक जो बड़ी सूचना है वो ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पिता राज्यसभा सांसद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन, वो दोनों आज पहुँच गए हैं दुमका और उन्होंने कार्यक्रम का जायजा भी लिया है, कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत भी की है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक कल जो है जो कार्यक्रम है उसको हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, बसंत सोरेन, नलिन सोरेन, सीता सोरेन जैसे कई जो दिग्गज नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो सब लोग संबोधित करेंगे। तो यही अपडेट है कि वहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनका पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं, कल कई और बड़े नेता जो हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। हो सकता है कि कैबिनेट के कई मंत्री जो झारखंड झामुमो कोटे से हैं वो लोग भी वहाँ पहुँचेंगे। तो कुल मिलाकर ये जानकारी है कि कल स्थापना दिवस समारोह जो मनाया जाएगा और उस सिलसिले में जो भी अपडेट्स आएंगे हम जरूर आप तक पहुँचाएंगे। जी, और अब बात करते हैं बजट की। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट पक्ष के लोग इसे फ्रेंडली कह रहे हैं, विपक्ष के लोग इसे अनफ्रेंडली कह रहे हैं। तरह तरह के इस पे तर्क वितर्क किए जा रहे हैं, लेकिन हम एक सीधा साधा से आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे सूरज से। सूरज, पहले तो बजट पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सिंपल भाषा में बताइए कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ है। देखिए सस्ता जो है वो डायमंड की ज्वेलरी हुई है,
जो चमड़े के जूते हैं वो सस्ता हुआ है। बारिश चूँकि अभी है नहीं तो बहुत फ़र्क शायद ना पड़े, लेकिन जो छतरी है जो बारिश से बचाती है वो महंगा हो गया है, क्योंकि जिन कल पुर्जों से वो बनती हैं उसमें पहले टैक्स में मतलब छूट दी जाती थी, वो छूट नहीं दी जा रही है, तो निश्चित रूप से वो जो है महंगा हुआ है। तो महंगे सस्ते में बहुत कम चीज़ें हैं जिसको बताया जाए, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि रसोई गैस की कीमतों में कमी आएगी, लोगों को उम्मीद थी कि खाद्य तेल जो है सरसों का तेल वो उसमें कमी आएगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेंगी, कुछ ऐसा कृषिगत योजनाएं लाई जाएंगी जिसके आधार पर सब्जियों के दाम कम होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कई लोगों को उम्मीद रही होगी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दाम घटेंगे, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है। तो डायमंड की ज्वेलरी जो है, जो सबसे बड़ी बात है कि डायमंड की ज्वेलरी, लेकिन ये आम लोगों का जो एक आम जनसंख्या बड़ी है उनसे संबंधित चीज़ें कम ही सस्ती हुई हैं इस बजट में। जो बड़ी बातें हैं बजट की वो बता दें कि पीएम आवास योजना जो है उसका विस्तार किया गया है, और ये लक्ष्य रखा गया है कि जो वित्तीय वर्ष है 2022-23, मतलब जो नए वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए बजट पेश किया गया है, तो उसमें 80 लाख नए पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो हर घर नल योजना के तहत जो पेयजल आपूर्ति की एक योजना केंद्र सरकार की है, राज्यों में भी चलाई जा रही है वो योजना, तो उसमें जो है अगले मतलब 2023-24 तक उसमें भी 5.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने की योजना है, और उसमें भी एक करीब 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा जो गांव जितने हैं कहा है कि 100% गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कही गई है, और 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसकी भी घोषणा उन्होंने की है। इसके अलावा ये कहा है कि जितने भी डाकघर हैं निश्चित तौर पर, तो उन डाकघरों में भी अब एटीएम की सुविधा दी जाएगी, और जितने भी डाकघर हैं मतलब पोस्ट ऑफिस डाकघर जो हैं उनको बैंकों से भी जोड़ने की योजना है। देश के तकरीबन 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो इस तरह से जो बजट की बातें हैं कुल मिलाकर यही है, लेकिन आम लोगों के हित से मुझे जो दो बहुत ज़रूरी चीज़ें लगीं कि जिससे एकदम सीधे आम लोगों का सरोकार है, वो है पीएम आवास योजना, जिसके तहत 80 लाख नए और मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और हर घर नल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति का। एक जो हमेशा उम्मीद रहती है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा क्या, जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनको ये उम्मीद रहती है कि उनको टैक्स में कुछ छूट दी जाएगी, और कोरोना काल में ज़्यादा ही थी, क्योंकि स्वास्थ्य जो बजट है लोगों का वो बढ़ गया। कोरोना काल में घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही और इलाज में बहुत महंगा खर्च हुआ, तो लोगों की उम्मीद थी कि टैक्स में कोई छूट दिया जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री ने महाभारत का एक श्लोक सुनाया, श्लोक संस्कृत में है बहुत लंबा सा, तो उसका मतलब यही है कि उन्होंने ये कहा कि महाभारत में लिखा है कि जो सरकारें हैं उनको टैक्स जो है उसमें छूट बहुत नहीं दी जानी चाहिए, ताकि कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकें। हालांकि आम लोग जो हैं टैक्स पेयर हैं उनकी उम्मीदों को जरूर झटका लगा है इससे। तो मतलब जो महिलाएं उम्मीद कर रही थी, जो घरेलू लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ रियायत दी जाएगी, ऐसे हुआ नहीं, कोई रियायत नहीं दी गई है, क्योंकि आम लोगों का डायमंड ज्वेलरी और इन सभी जो भी महंगी चीज़ें हैं उस पर ही है जो कुछ रियायतें दी गई है। जो आम महिलाओं की ज़रूरतें थीं, जो किचन से रिलेटेड, कल भी हमने कई रिपोर्ट्स आपको दिखाई थी, उसमें भी जो लोकल जो ज़रूरतें होती है उसका ध्यान नहीं रखा गया है। अच्छा, झारखंड में इस पर जो है पक्ष के नेता वो लगातार पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं, विपक्ष नेगेटिव। क्या झारखंड में क्या चल रहा है इस पर, लोग किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं? झारखंड देखिए, ये हमेशा होता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनको ये अब तक का सबसे बेहतर बजट लगता है, गरीबों का विकास करने वाला बजट लगता है, और जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको हमेशा लगता है। आपको शायद एक वाकया याद हो कि जब ये भाजपा और शिवसेना में गठबंधन टूट जाने के बाद की बात है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक कार्यक्रम में थी, और उसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे थे। तो उनसे जब ये पूछा गया मतलब इन्हीं मतभेदों के बारे में, पार्टियों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि
मुझे तो नहीं समझ में आता था शुरुआत में कि बजट एक्चुअली होता क्या है बजट, क्या उसमें होता है, किस सेक्टर में क्या प्रावधान। तो मैं एक रटा रटाया जो जवाब होता था शायद मैं बजट पेश होने से पहले ही दे देता कि बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। तो पेश होने से पहले ही विपक्ष की तरफ से ये रिएक्शन होता है कि नाराशाजनक है, और जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उन्हें सबसे बेस्ट बजट लगता है। लेकिन जो लोग हैं वो आलेख पढ़ें, सुने जो बातें की जा रही हैं और उससे आकलन करें, अपने बजाय कि वो विपक्ष या पक्ष को सुने, खुद से आकलन करें कि वो बजट जो उन्होंने उम्मीदें की थी क्या उस पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। जी, तो अब इस पे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का भी बयान आया है कि जो बजट है वो बेहद ही कल्याणकारी है। जैसा कि सूरज ने बताया कि हर बार ऐसा सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से जो भी तमाम जानकारियाँ थी आज की दिन भर की जो भी बड़ी खबरें थी हमने उस पर चर्चा की। सूरज की विशेष नज़र होती है सभी खबरों पर। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द फॉलो अप के साथ। धन्यवाद।